नमस्कार दोस्तों। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और परिस्थितियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। अब कहानी शुरू होती है। Empire of Secrets, Episode 9. पहली जलन। कभी कभी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जो किसी और को तुम्हारे करीब आता देख ले। चैप्टर 1 द एस्केप। रात के 11:30। डेवल रिसर्च फैसिलिटी बाहर। धुआं अब भी उठ रहा था, काला, घना, जैसे जमीन खुद जल रही हो। आग की लपटें अंधेरे आसमान को चीर रही थीं और हवा में जली हुई धातु की बदबू थी, जैसे किसी ने नरक का दरवाजा खोल दिया हो। कबीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, जलती हुई इमारत, जो अब एक विशाल चिता की तरह लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके माथे से खून बह रहा था, एक गहरा घाव, जो शायद किसी टूटे हुए शीशे से लगा था। पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में दर्द उससे भी ज्यादा था। ब्लैक किंग फिर बच निकला था। सर, रघुवीर उसके पास आया, आपका खून बह रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं, कबीर ने उसे टोका। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे कुछ नहीं हुआ। पर सर, मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने कहा, और फिर उसकी आंखें कहीं और चली गईं, जहां वह जलती हुई इमारत अब भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वह चला गया, फिर से। हम उसे पकड़ लेंगे, सर। नहीं, कबीर ने धीरे से कहा, हम उसे पकड़ेंगे नहीं। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून हथेली में धंस गए। खून की एक और बूंद जमीन पर टपकी, जैसे उसने ब्लैक किंग को अपना खून का पैगाम भेजा हो। एसयूवी के अंदर, रास्ते में, कबीर पीछे बैठा था, लैपटॉप खुला था, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में ब्लैक किंग का वह आखिरी वाक्य गूंज रहा था, वेलकम टू माई एम्पायर, जैसे वह उसे चुनौती दे रहा हो, जैसे वह उसे बता रहा हो कि यह खेल अभी शुरू हुआ है। रघुवीर, उसने कहा, अनन्या को मैसेज करो, बताओ कि हम सुरक्षित हैं। सर, आप खुद घायल हैं, और आप उसकी चिंता कर रहे हैं। कबीर ने रघुवीर को देखा, एक ठंडी, भेदी नजर, जो कहती थी, बिना सवाल पूछे काम करो, मैसेज करो। रघुवीर ने सिर हिलाया, जी सर। पर कबीर की आंखें फिर से बाहर अंधेरे में खो गईं। Black King. तुम्हारा राज अब खत्म होने वाला है। चैप्टर 2 द न्यू गार्जियन। अस्पताल, डॉ. अनन्या की लैब, रात के 11:45। अनन्या अपनी टेबल पर झुकी हुई थी, उसके सामने VX-13 की रिपोर्ट बिखरी हुई थी, पर अब उसमें कुछ और जुड़ गया था। एक नई लाइन, जो पहले नहीं थी, जैसे कोई रिपोर्ट को लाइव एडिट कर रहा हो। VX 13 VX 14. Mutation time 10 minutes. यह हर 10 मिनट में म्यूटेट हो रहा है, उसने फुसफुसाया। अगर ऐसा है, तो कोई काउंटर कभी काम नहीं करेगा, हमें मूल सोर्स को खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा कद, तेज नजर वाला पुलिस अधिकारी, IPS आर्यन राणे। उसने सादा काला कोट पहना था, उसके कंधे चौड़े थे, और उसकी आंखों में वह गहराई थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो। उसने अनन्या को देखा, और एक हल्की, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोला, डॉ. अनन्या। उसने कहा, अब से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अनन्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में थकान थी, पर उसमें एक चमक भी थी। मुझे सुरक्षा नहीं, सच चाहिए। आर्यन हल्का मुस्कुराया, सच भी मिलेगा, और सुरक्षा भी। वह पास आया,
मैंने सुना है आप VX13 पर काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि यह केस सरकारी है। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। सरकारी? अनन्या ने भौं चढ़ाई। आपको किसने भेजा? मुंबई पुलिस कमिश्नर। उन्हें आपके ऊपर हमले की खबर मिली, आर्यन ने कहा, और वे चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। अनन्या ने उसे परखा। और आप? मैं? क्या आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं या आपको भी इस केस में कुछ और दिलचस्पी है? आर्यन एक पल चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं? मिलेगा। और सुरक्षा भी। वह पास आया। मैंने सुना है आप VX13 पर काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि यह केस सरकारी है। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। सरकारी? अनन्या ने भौं चढ़ाई। आपको किसने भेजा? मुंबई पुलिस कमिश्नर। उन्हें आपके ऊपर हमले की खबर मिली, आर्यन ने कहा, और वे चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। अनन्या ने उसे परखा। और आप? मैं? क्या आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं या आपको भी इस केस में कुछ और दिलचस्पी है? आर्यन एक पल चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, पर आपकी आंखें बताती है कि आप किसी और के बारे में सोच रही है। क्या? कोई जो आपके दिमाग में बैठा है? उसने कहा, शायद वही जिसने आपको कॉफी दी थी। अनन्या का चेहरा गुलाबी हो गया। मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्यन ने कहा, पर मैं जानता हूं, मुझे इन चीजों का अनुभव है। चैप्टर 3 द एंट्री। अस्पताल बाहर, रात के 12:05। 10 काली गाड़ियां, एक के बाद एक, वे अस्पताल के सामने आकर रुकीं, जैसे कोई सेना उतर रही हो। इंजनों की गर्जना, हेडलाइट्स की चकाचौंध, और फिर पहले बॉडीगार्ड उतरे। काले सूट, काले चश्मे, बिना भाव के चेहरे, वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए, जैसे कोई नक्शा पर रहे हों। फिर काले सूट में, चेहरे पर वही पुरानी बर्फीली मुस्कान। कबीर मल्होत्रा। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, पर उसकी चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। उसने अस्पताल की बिल्डिंग को देखा, और उसकी आंखों में आग थी। पूरा अस्पताल कुछ पल के लिए शांत हो गया। एक नर्स ने फुसफुसाया, यही है, कबीर मल्होत्रा, माफिया किंग। दूसरी नर्स, लगता है डॉ. देशमुख के लिए आया है। पर वह तो किसी और के साथ है। किसी और? IPS आर्यन राणे, पुलिस वाला, वह भी उसके साथ है। तो फिर शायद आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। चैप्टर 4 पहली जलन। अस्पताल, लैब के बाहर कॉरिडोर। कबीर अंदर आया, उसके कदम गूंज रहे थे, जैसे कोई आंधी आ रही हो। उसकी आंखें हर तरफ ढूंढ रही थीं, एक चेहरा, अनन्या। और फिर उसने देखा, अनन्या और आर्यन साथ खड़े बात कर रहे थे। आर्यन मुस्कुरा रहा था, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान, जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। अनन्या भी हल्का मुस्कुरा रही थी। अनन्या भी हल्का मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, जो कबीर को कभी नहीं मिली थी। कुछ पल कबीर बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा। उसके अंदर कुछ जल रहा था, एक आग, जो न तो गुस्सा थी, न दर्द, बल्कि कुछ और, कुछ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। फिर वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। डॉक्टर। अनन्या पलटी, उसकी आंखें फैल गईं। आप यहां? कबीर ने आर्यन की तरफ देखा, एक ठंडी, भेदी नजर, जैसे कोई अपने इलाके में घुसे हुए शेर को देख रहा हो। लगता है नए रखवाले आ गए हैं। आर्यन भी मुस्कुराया, और लगता है पुराने लोगों को ये पसंद नहीं आया। दोनों की नजरें मिलीं। पूरा माहौल भारी हो गया, जैसे हवा में बिजली कौंध रही हो, जैसे दो शेर एक ही शिकार के लिए खड़े हों। अनन्या ने महसूस किया, वह बीच में आ गई थी। कबीर, ये IPS आर्यन राणे है, वे मेरी सुरक्षा के लिए आए हैं।
सुरक्षा? कबीर की आवाज में एक कटाक्ष था। मुझे लगा मेरे लोग ही आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे लोग? आर्यन ने कहा। तुम्हारे लोग वही है जो शहर में अराजकता फैला रहे हैं। अराजकता? कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं वही हूं जो शहर को संभाल रहा है, जबकि तुम लोग सिर्फ नियमों के पीछे छिपते हो। नियमों के पीछे छिपना? आर्यन ने भी एक कदम बढ़ाया। यह कानून है जो तुम जैसे लोगों को बांधता है। तो क्या तुम मुझे बांध सकते हो? कबीर मुस्कुराया, पर वह मुस्कान खतरनाक थी। आजमाओ। बस करो। अनन्या बीच में आ गई। तुम दोनों अब रुको। यह अस्पताल है, कोई ड्रामा नहीं। कबीर ने अनन्या को देखा, फिर आर्यन को। ठीक है, उसने कहा, पर याद रखना, डॉक्टर, मैं यहां हूं, हमेशा। वह पलटा और बाहर चला गया, पर उसकी चाल में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे कोई तूफान वापस समा रहा हो। अनन्या उसे जाते देखती रही। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, वह तुमसे प्यार करता है। क्या? वह तुमसे प्यार करता है, उसने दोहराया, और वह मुझसे जल रहा है। चैप्टर 5 हल्का पल। कैंटीन। कुछ देर बाद मीरा अनन्या के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में शरारत थी। तो क्या बात है? एक डॉक्टर, एक माफिया और एक आईपीएस। मीरा, ये अस्पताल है या फिल्म की शूटिंग? मीरा हंसी। मुझे तो लगता है तू किसी रियलिटी शो का हिस्सा बन गई है। अनन्या ने उसे घूरकर देखा। मीरा, बस कर। नहीं, मैं तो बस कह रही हूं, जब माफिया किंग किसी आईपीएस से जल रहा है, तो उसका मतलब है, वह सच में तुझसे प्यार करता है। वह नहीं। हाँ, हाँ, मुझे पता है, तुम डॉक्टर हो, पर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझे सब पता है। अनन्या ने गहरी सांस ली। मीरा, यह सब बहुत कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग? मीरा ने कहा, तुझे प्यार हो गया है, अनन्या, और जब तुझे प्यार होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं, बस एक एहसास होता है, जो बताता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। अनन्या चुप रही, क्योंकि उसे पता था, मीरा सही थी। चैप्टर 6 द मैप। लैब। रात के 1 बजे अनन्या वापस लैब में आई। अब वह अकेली थी, बस वह और उसका काम। पर जैसे ही उसने VX13 की रिपोर्ट उठाई, उसके पीछे से कुछ गिरा। एक पुराना नक्शा। उसने उसे उठाया। नक्शा पीला पड़ गया था, पर उस पर एक जगह लाल घेरे में चिन्हित थी। सह्याद्री जैव अनुसंधान केंद्र। उसकी आंखें फैल गईं। यह वही जगह है, जहां प्रोजेक्ट एक्लिप्स की शुरुआत हुई थी। उसने नक्शे को रोशनी में देखा। उस पर कुछ और भी था, एक नाम। संजय ठाकुर, मुख्य अन्वेषक। और उसके नीचे डॉ. अरुण जोशी, सह-अन्वेषक। डॉ. अनन्या देशमुख, प्रशिक्षु। अनन्या की सांसें थम गईं। मेरा नाम? उसने फुसफुसाया। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। उसे कुछ याद नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वह उस समय बहुत छोटी थी, पर नक्शा झूठ नहीं बोलता था। तो उसने कहा, मैं भी इस खेल का हिस्सा हूं, बिना जाने। चैप्टर 7 ब्लैक किंग। अंधेरा कमरा, कहीं दूर। शतरंज की बिसात, जिस पर 3 मोहरे रखे थे। एक पर लिखा कबीर, दूसरे पर अनन्या, तीसरे पर आर्यन। ब्लैक किंग उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में एक किंग पीस था, जो उसने धीरे धीरे बिसात पर रखा। अब खेल दिल से खेला जाएगा। उसने कबीर वाले मोहरे के सामने आर्यन का मोहरा रख दिया। जलन सबसे खतरनाक हथियार है, यह इंसान को अंधा बना देता है। वह मुस्कुराया। अब देखते हैं, कबीर, तू अपने गुस्से को संभाल पाता है या अपनी जलन को। चैप्टर 8 द रेस्क्यू, एंडिंग हुक। रात के 1:30। अनन्या अस्पताल से बाहर निकली। वह सोच रही थी, सह्याद्री जैव अनुसंधान केंद्र, मुझे वहां जाना होगा।
अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक, हेडलाइट्स, तेज आवाज। वह कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधे कबीर की बाहों में आ गिरी। उसका चेहरा उसके सीने पर था। वह उसकी धड़कनें सुन सकती थी, तेज, अनियमित, जैसे वह भी डरा हुआ था। ट्रक तेजी से निकल गया, पर दोनों उसी जगह खड़े रहे। अनन्या ने ऊपर देखा। कबीर की आंखें उस पर टिकी थीं। उसमें कोई बर्फ नहीं थी, बस एक गहरा प्यार, और उसके पीछे एक डर जो वह कभी नहीं दिखाता था। तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, अनन्या ने कहा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा बचाऊंगा, उसने कहा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। सड़क के दूसरी तरफ ब्लैक किंग खड़ा था। उसने यह सब देखा था, अनन्या को कबीर की बाहों में गिरते हुए, और वह मुस्कुराया। यही तो चाहता था मैं। अब खेल और दिल दोनों टकराएंगे। आओ, कबीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कबीर ने अनन्या को बचा लिया, पर उसके दिल में अब एक और आग जल रही थी, आर्यन की आग। ब्लैक किंग ने अपनी अगली चाल चल दी थी। जलन, सबसे खतरनाक हथियार। अब कबीर अपने गुस्से को संभाल पाएगा या अपनी जलन को। आर्यन और कबीर, एक ही लड़की के लिए, और ब्लैक किंग, उनके बीच। कभी कभी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जो किसी और को तुम्हारे करीब आता देख ले। एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स, एपिसोड 9 समाप्त। Empire of Secrets, Episode 10. हक। मोहब्बत जब खामोश रहती है, तब उसकी जगह हक बोलने लगता है। चैप्टर 1, द पॉजेसिव प्रोटेक्टर। रात, अस्पताल के बाहर। हवा ठंडी थी, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। पर उस ठंडी हवा के बीच अनन्या अभी भी कबीर की बाहों में थी। उसका चेहरा उसके सीने पर टिका हुआ था, और वह उसकी धड़कनें सुन सकती थी, तेज, अनियमित, जैसे वह भी डरा हुआ था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच शब्द नहीं थे, बस एक अनकही बात थी, जो उनके दिलों में कहीं गहरी उतर रही थी। दूर खड़ा ट्रक अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं, जैसे वह सिर्फ एक बुरा सपना था। पर वह सपना असली था, और कबीर ने उसे महसूस किया था। जब वह ट्रक को अनन्या की तरफ बढ़ते देख रहा था, तो उसका दिल रुक गया था। अनन्या ने धीरे से खुद को अलग किया। उसकी आंखें कबीर पर टिकी थीं। अगर आप समय पर नहीं आते। कबीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं देर से आ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें अनन्या पर टिकी थीं, और उनमें कोई बर्फ नहीं थी, बस एक जलती हुई आग, और उस आग में एक डर जो वह कभी नहीं दिखाता था। पहली बार अनन्या उसके चेहरे पर डर देख रही थी। वह डर जो किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसे खोने के खतरे से था। अनन्या का एहसास। अनन्या ने उसे देखा। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर जली हुई धातु की कालिख थी, पर वह यहाँ था, उसे बचाने के लिए। उसने कितनी जानें खतरे में डाली थीं, उसके लिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, उसने धीरे से कहा, तुम खुद घायल हो। मुझसे पहले तुम ठीक हो जाओ, उसने जवाब दिया, बस यही मायने रखता है। उसका हाथ बढ़ा, और उसने अनन्या के गाल पर हाथ रखा, धीरे से, जैसे वह किसी नाजुक चीज को छू रहा हो। तुम्हें पता है, जब मैंने उस ट्रक को तुम्हारी तरफ बढ़ते देखा, तो मेरी जान निकल गई। कबीर, मुझे डर नहीं लगता, किसी से नहीं, उसने कहा, पर तुम्हें खोने का डर, वह मुझे अंदर से तोड़ देता है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें रोका। मैं यहाँ हूं, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे पता है, उसने कहा, पर मुझे यह सुनना था। चैप्टर 2, द न्यू नॉर्मल। अगली सुबह अस्पताल के बाहर
सुबह के 8 बजे। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी, पर वह धूप उस नज़ारे को नहीं छिपा सकती थी जो अस्पताल के बाहर था। 10 काली गाड़ियां, एक के बाद एक, वे अस्पताल के सामने खड़ी थीं, जैसे कोई सेना डटी हो। काले सूट वाले बॉडीगार्ड हर तरफ तैनात थे, कुछ दरवाजों पर, कुछ खिड़कियों के नीचे, कुछ छतों पर, जैसे कोई किला घेर रहा हो। पूरे परिसर में कबीर के लोग तैनात थे। अनन्या बाहर आई, उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर जैसे ही उसने यह नज़ारा देखा, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं, ये सब क्या है? कबीर शांत स्वर में बोला, आज से तुम्हारी सुरक्षा मेरे लोग करेंगे। क्या? बिना मेरी इजाजत? तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। अनन्या ने उसे घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कोई कैदी नहीं हूं। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कैदी नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारी? अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम मुझे बंधक बना रहे हो। नहीं, कबीर ने कहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। कल रात का ट्रक कोई संयोग नहीं था, ब्लैक किंग ने तुम्हें निशाना बनाया है। तो तुम क्या करोगे? मुझे इस अस्पताल में कैद कर दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, कबीर ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अनन्या चुप हो गई, उसने कबीर की आंखों में देखा, वहां कोई झूठ नहीं था, बस एक सच था, जो उसे डरा रहा था, और साथ ही, उसे सुकून भी दे रहा था। चैप्टर 3, पहली टक्कर। उसी समय आईपीएस आर्यन राणे एक सरकारी गाड़ी में आया। उसने बाहर की गाड़ियां देखीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वह मुस्कान खतरनाक थी। वह अंदर आया, सीधे कबीर के पास पहुंचा। अनन्या की सुरक्षा पुलिस करेगी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, जब हमला हुआ था, तब पुलिस कहा थी। हमला? आर्यन ने भौंक चढ़ाई। हमला हुआ तब, जब तुम्हारे लोग उसके आसपास थे। मेरे लोग? कबीर ने कहा, तुम्हारी पुलिस से कहीं ज्यादा काबिल है। क्या तुम पुलिस का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, कबीर ने कहा, मैं सच बता रहा हूं। तुम लोग कानून के पीछे छिपते हो, मैं कानून बनाता हूं। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है, जैसे हवा में बिजली कौंध रही हो, जैसे दो शेर एक ही शिकार के लिए खड़े हों। उसने कबीर की तरफ देखा, तुम यहां से निकलो। फिर आर्यन की तरफ, और तुम अपना काम करो, पर मुझे बीच में मत खींचो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और फिर चुप हो गए। हल्का पल। अनन्या की सहेली मीरा, जो पास में खड़ी थी, धीरे से फुसफुसाई, एक तुम्हें छोड़ने आया है, दूसरा तुम्हें बचाने, और तुम दोनों को ही डांट रही हो। अनन्या ने उसे घूरा, मीरा। क्या? मैं तो बस कह रही हूं, तूने दोनों को चुप करा दिया, यह कमाल है। मीरा, बस कर। नहीं, मैं तो बस तुझे बधाई दे रही हूं। अनन्या ने गहरी सांस ली, पर मीरा की बात पर वह हल्की सी मुस्कुराई, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था, मीरा सही थी। चैप्टर 4, माफिया की ताकत। शहर के एक बड़े गोदाम में दोपहर। गोदाम अंधेरा था, ऊपर से सिर्फ कुछ ट्यूबलाइट्स जल रही थीं, और उनकी झिलमिलाती रोशनी में कुछ हथियारों की तस्करी हो रही थी। बंदूकें, गोलियां, और कुछ काले डिब्बे, जिन पर कोई नाम नहीं था। कबीर अकेला अंदर जाता है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें, और उन आंखों में आग। 10 लोग उसे घेर लेते हैं, सबके हाथों में हथियार, सबके चेहरे पर मुस्कान। एक आदमी, जो शायद उनका सरगना था, हंसकर कहता है, आज तू अकेला है। कबीर अपने कोट का बटन खोलता है, धीरे धीरे, जैसे उसे कोई जल्दी न हो। फिर वह अपनी घड़ी उतारकर मेज पर रख देता है, जैसे वह किसी काम पर आया हो, जैसे वह यहां मेहमान हो। अकेला। वह धीरे से कहता है, मैं कभी नहीं होता। अगले ही पल, उसके मुक्कों की आवाज। एक, पहला आदमी गिरा, दूसरा, तीसरा,
तेज, सटीक, घातक, हर मुक्का एक निशाने पर लग रहा था, जैसे कोई मशीन चल रही हो, जैसे कोई कलाकार अपनी कला दिखा रहा हो। गोलियां चलीं, पर कबीर पहले ही कवर ले चुका था। वह एक पल में उठा, एक आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे उसी के सिर पर दे मारी। 3 मिनट बाद सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। कबीर की सांस भी नहीं फूली थी। उसने अपनी घड़ी उठाई, धीरे धीरे पहनी और बिना किसी को देखे बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वह यहाँ चाय पीने आया था। बाहर रघुवीर उसका इंतजार कर रहा था। सर, सब ठीक है? हाँ, कबीर ने कहा, अब बाकी का काम तुम करो। हमें क्या करना है? ब्लैक किंग को संदेश भेजो, कबीर ने कहा, कि उसके लोग अब सुरक्षित नहीं है। चैप्टर 5 द वीडियो। अस्पताल, अनन्या की लैब, शाम। अनन्या अकेली थी। उसके सामने प्रोजेक्ट एक्लिप्स की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग खुली हुई थी। वीडियो में एक वैज्ञानिक, जो शायद डॉ. अरुण जोशी थे, कह रहे थे, अगर यह प्रयोग गलत हाथों में गया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। उनकी आवाज में डर था, एक सच्चा डर, जो किसी ऐसे का था जो जानता था कि वह क्या कर रहा है, और वह जानता था कि उसका काम खतरनाक है। हमने एक वायरस बनाया है जो किसी भी काउंटर को मात दे सकता है, वैज्ञानिक ने कहा, पर हमने इसे रोक लिया, हमने इसे सील कर दिया। तो इसे किसने खोला? अनन्या ने फुसफुसाया, किसने इसे दोबारा जीवित किया? इतने में वीडियो रुक जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा उभरता है। Black King. उसका नकाब, उसकी आंखें, वही ठंडी, गन्नात्मक आंखें जो अनन्या को हर जगह दिखती थीं। डॉ. अनन्या। वीडियो में उसकी आवाज गूंजी, तुम सच के करीब आ रही हो, पर क्या तुम उसे झेलने के लिए तैयार हो? अनन्या ने वीडियो बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक जलती हुई जिज्ञासा थी। मुझे बताओ, तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया, और क्यों मुझे खोज रहे हो? चैप्टर 6 ब्लैक किंग। अंधेरे कमरे में ब्लैक किंग मुस्कुराता है। उसके सामने कबीर और अनन्या की तस्वीर रखी होती है, दोनों की, एक साथ, जैसे कोई फोटो खींची हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वह धीरे से कहता है, प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है और आगे की चाल सोचता है। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, पर तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह मुस्कुराया, और मैं इसी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। उसने अपने सामने एक और मोहरा रखा। अब देखते हैं, तुम अपने प्यार को बचाते हो या अपनी जान को। चैप्टर 7 द ब्लैक रोज। रात के 10 बजे। अस्पताल की पार्किंग। अनन्या अपनी कार तक पहुंची। उसका दिमाग अभी भी वीडियो में था। ब्लैक किंग की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, क्या तुम सच को झेलने के लिए तैयार हो? जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सीट पर एक काला गुलाब रखा होता है। उसका दिल रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने खुद को संभाला। उसने गुलाब उठाया। उसके नीचे एक चिट्ठी थी। डॉक्टर, अगली बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस वह और वह काला गुलाब। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क के उस पार कबीर खड़ा था। उसकी नज़र उसी काले गुलाब पर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें, वहां आग थी, जलन, गुस्सा, और उसके पीछे एक हक जो वह कभी नहीं छोड़ सकता था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, और पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, जलन और हक साफ दिखाई दे रहा था। अब जो भी तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, पहले मुझसे गुजरेगा। कबीर और अनन्या द आई कॉन्टैक्ट। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अंधेरे में, काले गुलाब के बीच,
और उस खतरे के बीच जो उनके आसपास था, उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनकही बात जो उनके दिलों में कहीं गहरी उतर रही थी। कबीर ने पहली बार अपनी जलन को छिपाया नहीं। उसने पहली बार अपने हक को जाहिर किया, और अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, कि कोई है जो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। और वह कोई कबीर था। ब्लैक किंग ने चेतावनी दी थी, अगली बार कोई नहीं बचाएगा। कबीर ने अपना हक जताया था, अब जो भी तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, पहले मुझसे गुजरेगा। पर असली सवाल यह है, क्या कबीर अपनी जलन को संभाल पाएगा, या वह उसे अंधा कर देगी? और क्या अनन्या दो आदमियों के बीच अपना रास्ता खुद चुनेगी? मोहब्बत जब खामोश रहती है, तब उसकी जगह हक बोलने लगता है। एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स एपिसोड 10 समाप्त।